स्वागत है आप सभी का परीक्षा अध्ययन 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आज की क्लास 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं उन प्रश्नों को और देखते हैं कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी घनाभ के 3 आसन्न फलकों के क्षेत्रफल 120, 96 और 80 हैं। इस घनाभ का आयतन है, यानी कि इसके 3 फलक हैं। एडजेसेंट फेसों की बात करूं तो एक सामने वाले, एक साइड वाला, एक सामने वाला, एक साइड वाला और एक ऊपर से, तीनों आप देखेंगे कि यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। तो वो ऐसे फलक जो एक दूसरे से किसी बिंदु पर मिलते हैं उसे हम एडजेसेंट फेसेस कहते हैं, यानी आसन्न फलक कहते हैं। तो यहाँ पर फलकों का जो पहला वाला एरिया है वो उसने दे रखा है कि 120 है। दूसरा इसने ऊपर वाला मैं मान लेता हूँ 96 है। और तीसरा उसने उस फलक की क्षेत्रफल की जो बात करें तो 80 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले वाले फलक की बात करें तो उसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, तो वो 120 दे रखा है। उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई की बात करें तो मैं मान लेता हूँ कि वो 96 दे रखा है। इसी प्रकार ऊंचाई और लंबाई की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि उसको 80 दे रखा है। अब इसको आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मैंने माना वैसे मानने की आपको ही ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो BH को 80 मान सकते हैं और H और L का जो गुणा करें उसको 96 मान सकते हैं। तो इस प्रकार से अल्टरनेट आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, मैं इनको इक्वेशन 1 2 3 मान लेता हूँ कि ये पहली इक्वेशन बन गई, ये दूसरी बन गई और ये बन गई तीसरी। अभी तीनों को हम गुणा कर देते हैं क्योंकि उसने घनाभ का आयतन पूछा है। तो तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, फिर चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा और उसके बाद ऊंचाई लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई 120 था, ऊंचाई और चौड़ाई जो था वो 96 मैंने माना और तीसरा माना 180। तो इनको यहाँ पर हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर देखेंगे तो L 2 बार है तो L का स्क्वायर हो जाएगा, B 2 बार है तो B का स्क्वायर हो जाएगा और ये H मान लेता हूँ, ये H B 2 बार है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो 120 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 और गुणे 2, ये 60 हुआ, 60 से 30 हुआ, 30 से फिर 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। यानी आप 120 को अगर तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 मिलेगा। 96 को 16 छंग 96 सकते हैं, 16 गुणे 6 और 6 को लिख दीजिए 2 गुणे 3। फिर 80 को लिखेंगे 16 पंचे 80। तो इस प्रकार से मैंने इसको तोड़ लिया क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर घात 2 आ रही थी सब में, इसलिए मैंने पहले ही तोड़ लिया। अब पहले गुणा करें फिर इसको गुणनखंड करें, तो इससे अच्छा पहले ही आप सारे फैक्टर कर लीजिए ताकि गुणा करने से आप बच जाएंगे और आपका समय भी बचेगा। तो यहाँ पर अगर LBH निकालेंगे तो यहाँ पर जोड़ा जो बनेगा तो इसका एक जोड़ा बना, फिर 2 का यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है तो ये हो जाएगा, फिर एक 3 का भी जोड़ा बन रहा है आगे पीछे आप देख सकते हैं, और एक 5 का बन रहा है और एक बन रहा है 16 का। तो सबको गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 60 हो जाएगा और ये आ जाएगा 16 पीछे। तो 16 छंग 96 और ये 0, यानी कि LBH क्या होता है, आप जानते हैं कि घनाभ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यही हो जाता है घनाभ का आयतन, और मैंने आयतन निकाला 960। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही तीसरे विकल्प में, चौथे विकल्प में आपको दिख रहा है तो वही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह न्यूनतम संख्या जिसे n, n+1, n+3 के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रख देता हूँ, क्योंकि 0 रखने से तो टोटल 0 हो जाएगा, तो 0 तो रख नहीं सकते, लेकिन अगर हम 1 यहाँ पर रख दें तो देखेंगे कि क्या मिलता है हमें। n की जगह पर 1 रखेंगे तो n हो जाएगा 1 और अंदर 1+1 हो जाएगा और दूसरे में 1+3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 ही रहेगा, 1 1 2 हो जाएगा और 1+3 = 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि अगर n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो मुझे मिलता है 8। तो n यहाँ प्राकृतिक संख्या है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यदि हम किसी भिन्न को स्वयं उसी से गुणा कर दें, तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक भिन्न है जो a बटे बी है, उसको उसी से गुणा करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल सा। फिर जो गुणनफल प्राप्त हुआ, गुणनफल मिला ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, क्योंकि a बटा बी थी और a बटा बी को a बटा बी से ही गुणा कर देंगे तो सेम उसकी घात 2 हो जाएगी, दोनों ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब उसको जो गुणनफल प्राप्त हुआ उसको उसके व्युत्क्रम से भाग देना है, तो भिन्न क्या थी, a बटा बी थी, तो a बटा बी थी तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि उसने व्युत्क्रम कहा हुआ है तो उसका उल्टा हो जाएगा b बटा a। इससे मैंने इसको भाग कर दिया। अब भाग करा तो जो प्राप्त होगा वो प्राप्त हो जाएगा 18 सही 26 बटे 27 को इक्वल प्राप्त हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू प्रश्न आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर सॉल्व करना होगा, तो ये सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर ही है और b स्क्वायर ही है। जब भाग का जो चिन्ह ये है जब गुणे में बदलेगा तो ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगी, यानी a बटे b हो जाएगी। और पीछे यहाँ पर हमें मिश्र भिन्न को भिन्न बनाना होगा, तो 26 तो रहेगा ही रहेगा और 18 को हमें गुणा करना होगा 27 से, तो 18 को 27 से गुणा करेंगे तो 18 सत्ते 126 के 6 हो जाएगा, 12 बचेगा, 18 36 38 यानी हो जाएगा 48, यानी 26 प्लस 48 और नीचे आपका 27 रहेगा ही रहेगा। अब देखते हैं a की घात 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो b की घात 3 हो जाएगा। अभी जोड़ते हैं तो 6 6 12 के 2, 8 2 10 11 हो जाएगा, 1 बच गया और 4 1 5 यानी 512 आया, नीचे हो गया 27। अब यहाँ पर 12 को आप 8 का क्यूब लिखते हैं, क्योंकि 512 8 का घन होता है और जो 27 होता है वो 3 का घन होता है, 3 का क्यूब हो जाएगा। क्योंकि अब जो घातें हैं वो सेम हो गई तो हम बेस यानी आधार की तुलना कर सकते हैं, तो यहाँ से a बटा b की वैल्यू निकल करके आ जाएगी 8 बटे 3, और 8 बटे 3 को आप दोस्त अगर 3 से 8 को भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा और ये 3, यानी कि a बटा b जो आया उसकी वैल्यू आई 2 सही 2 बटे 3। तो यही हमें पहले ऑप्शन में मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारे मूल भिन्न हो जाएगी। तो यह भी प्रश्न आपका बहुत कैलकुलेटिव था, इसमें केवल कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं करना था। थोड़ा सा लैंग्वेज उन्होंने घुमाया कि उसी को उसी से गुणा कर दिया, फिर जो गुणनफल मिला उसको उसके व्युत्क्रम से भाग कर दिया, तो ये थोड़ा सा लॉजिक बनाया, लेकिन उसमें ज़्यादा आपको कठिनाई होनी नहीं चाहिए इस स्तर पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक धनात्मक संख्या तथा एक ऋणात्मक संख्या का योग सदैव शून्य होता है। तो आइए चेक करके देखते हैं। भाई उसने कहा कि एक धनात्मक संख्या, तो मैं मान लेता हूँ धनात्मक संख्या प्लस का 2 है, एक ऋणात्मक संख्या मैंने माइनस की 2 ले ली। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, बात तो सही है। अगर एक धनात्मक और ऋणात्मक ले शून्य आ सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर धनात्मक संख्या को +3 ले लूँ और ऋणात्मक को -2 ले लूँ, तब जोड़ने पर हमें क्या मिला, 1 मिला, यानी कि प्लस का 1 मिल गया। तो ज़रूरी नहीं कि शून्य ही मिलेगा, शून्य से इतर कोई धनात्मक मान भी मिल सकता है या फिर कोई ऋणात्मक मान भी मिल सकता है। इस प्रकार सदैव शून्य मिलेगा ये तो हम नहीं कह सकते, कभी धनात्मक मिल सकता है, कभी ऋणात्मक मिल सकता है और कभी शून्य मिल सकता है। तो इस प्रकार से पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दो विषम संख्याओं का योग सदैव एक विषम संख्या होती है, जो कि आप यहाँ फिगर मैंने लगा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दो विषम संख्याएं, देखिए ऑड प्लस ऑड अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। इवन मिलेगा तो और ये कैसा होगा, सदैव, सदैव विषम ही मिलता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वही क्या है, हमारा सत्य है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, क्योंकि प्रश्न ने हमसे पूछा था कि कौन सा सत्य है। अच्छा, दूसरे जो बाकी बच्चे उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे स्टेटमेंट में कहा गया है कि दो सम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है। अब आप देख सकते हैं दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। तो आप देख सकते हैं, सॉरी, दूसरे स्टेटमेंट में दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होता है, जो कि गलत है। सॉरी, दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आपको क्या मिला, इवन मिला था, जबकि उसने क्या बोला, विषम बोला था। पढ़ने में थोड़ी सी चूक हो गई, ये विषम था लिखा, तो विषम लिखा था, तो विषम तो नहीं होगा, बल्कि दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सदैव सम मिलता है, ये ठीक था। तो अब तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। तीसरा कहता है कि दो सम संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि इवन में इवन ऐड करा गया तो क्या मिला, इवन ही मिला। और जब सम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो सदैव सम संख्या ही प्राप्त होती है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा।
आइए चौथे को देखते हैं। चौथा कहता है कि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल सदैव एक अभाज्य संख्या होता है। इसको भी यही चेक कर लेते हैं। एक अभाज्य संख्या 2 हो गई, दूसरी अभाज्य संख्या हमने 3 ले ली और दोनों का गुणनफल किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला 6। जो 6 मिला क्या वो एक अभाज्य है? नहीं है। जबकि इसने कहा क्या है? सदैव गुणनफल जो होता है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या तो प्राप्त नहीं हुई बल्कि सम संख्या प्राप्त हो गई। तो चौथा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? ये हो गया हमारा गलत। तो जो तीसरा ऑप्शन है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं किन्हीं दो संख्याओं के क्रमशः HCF और LCM से हो सकती हैं। यानी मैं पहले बता दूं, आपको 2 पॉइंट बताना चाहता हूं। यहाँ पर HCF जो होता है और LCM की बात करते हैं। तो जो LCM होता है वो HCF से सदैव बड़ा होता है, पहली बात तो ये। और दूसरा ये कि जो LCM होता है वो HCF से सदैव क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। तो आप ये सदैव ध्यान रखेंगे ऑलवेज कि LCM जो होगा वो HCF से बड़ा होगा और LCM जो होगा वो HCF से हर बार डिवाइड पूर्णतः हो जाएगा। तो यही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि LCM क्या होता है? सदैव HCF से बड़ा भी होता है और उससे डिवाइड भी हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि विकल्प कौन से कर सकते हैं। पहली बात तो पहला आप देखेंगे कि तीसरा विकल्प, तीसरे में HCF को ही बड़ा दे दिया, LCM को छोटा दे दिया, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। LCM बड़ा होता है, HCF छोटा होता है। चौथे विकल्प में भी HCF को ही बड़ा कर दिया, जबकि बड़ा किसको करना था? LCM को करना था। तो चौथा विकल्प भी गलत हो गया। अब दूसरे को चेक करते हैं, देखते हैं कि इससे भाग हो पाया है कि नहीं हो पाएगा। यहाँ पर 38 अगर क्या है? HCF है, तो HCF से हम किसको भाग करेंगे? LCM को भाग करेंगे। और LCM कितना है? 342 माना, HCF को 38 माना। तो सॉल्व करके देखते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, नीचे काटेंगे तो 19 आ जाएगा। और 19 से अगर 171 को काटेंगे तो 19 नवैया 171, 9 बार में पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी पता चला कि 38 से 342 को भाग करने पर वो पूरी डिवाइड हो जा रही है। तो दूसरा विकल्प भी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब पहले विकल्प को चेक करने की कोई ज़रूरत हमें नहीं है। ये 38 और 342 जो हैं यही HCF और LCM होंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा। कॉन्सेप्ट को अच्छे समझने के लिए आपको पूरा फोकस प्रश्नों पर ही रखना होगा और जहाँ मेरा पेन चल रहा है वहाँ पर रखना होगा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं में अनुपात 2:3 है। यानी बॉयज़ और गर्ल में जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से x में मानूँ तो यह बॉयज़ आ जाएगा 2x और गर्ल आ जाएगा 3x। अभी कंडीशन दे रखी है कि जब 3 लड़के कक्षा छोड़ के चले जाते हैं और 3 नई लड़कियां प्रवेश कर जाती हैं कक्षा में तो अनुपात 3:7 हो जाता है। तो शुरू में कक्षा में कितनी लड़कियां थी? यानी उसने लड़कियों की संख्या पूछी है, यानी 3x की वैल्यू पूछ रखी है। तो कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अगर लड़के 3x थे, 3 छोड़कर चले गए तो घटा दिया मैंने। लड़कियां 3x थी लेकिन उसमें 3 आ गई तो 3 जोड़ दिया। अब दोनों का जो रेशियो है वो 3/7 के इक्वल हो गया। अब अगर यहाँ से मैं सॉल्व करूँ, क्योंकि सॉल्व करके x का वैल्यू तो हमें निकालना ही होगा, तो सॉल्व करते हैं तो 7 दूनी 14x हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इधर करेंगे तो 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। 14x में से 9x जाएगा तो 5x बचेगा, 21 उधर जाएगा, 9 में जुड़ करके 30 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आई 5 छक्के 30, यानी 6 निकल करके आई। अब हमसे पूछा था लड़कियों की, तो गर्ल कितनी थी? 3x थी शुरू में, और 3x की वैल्यू हमने निकाली 6, तो गुणा करेंगे तो 3 छक्के 18, यानी शुरुआत में जो लड़कियों की संख्या वो कितनी थी? 18 थी। चौथा विकल्प सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट में रख सकते हैं। यहाँ दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और x + 1 सेंटीमीटर हैं। जहाँ पर x एक पूर्णांक है, इंटीजर है, तो x मान ले सकता है, यानी x के स्थान पर क्या क्या पुट किया जा सकता है। तो आइए, हमको मालूम है कि त्रिभुज के निर्माण के लिए अनिवार्य कंडीशन ये है कि a + b को अगर जोड़ता हूँ तो तीसरी भुजा c से बड़ी होनी चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि अगर a में से b घटा दूँ तो ये छोटी होनी चाहिए तीसरी भुजा से। ये होती है कंडीशन। तो इसी में से एक को हम अप्लाई कर लेते हैं।
तो एक भुजा 3 थी, दूसरी भुजा 4 थी, दोनों को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा मतलब कितनी है, x+1, यानी कि तीसरी भुजा x+1 से दोनों भुजाओं को जोड़ने पर बड़ी होनी चाहिए। तो दोनों को जोड़ा, 3 और 4 7 हो गया, जो कि तीसरी भुजा x+1 से बड़ी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो x की वैल्यू क्या पुट की जा सकती है भाई, 0 रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 भी रख सकते हैं तब भी 7 से छोटा ही आएगा, क्योंकि 0 में 1 जोड़ेंगे, यानी कि x का वैल्यू इतना रख सकते हैं अधिकतम कि दोनों को जोड़ने पर, x और 1 को जोड़ने पर 7 ना आए, क्योंकि 7 आएगा तो दोनों इक्वल हो जाएगा, 7 से कम आना चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 5 रख दूँ तो x में 1 जोड़ना भी तो है, तो अगर x की वैल्यू 5 रखी, उसमें 1 जोड़ेंगे +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 6, और 6 मिलेगा तो 7 से छोटा भी हो जाएगा, हमारी अधिकतम कंडीशन भी जो है वो अप्लाई हो जाएगी। यानी कि हम यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं अधिकतम। तो आप देखें किस में मिल रहा, 5 आपको तीसरे विकल्प में दिख रहा, तो तीसरा विकल्प ही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5 रखूँगा तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, जो कि 7 से छोटी भी हो जाएगी और हमारी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12,500 में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है। तो हमें यहाँ पर भाग विधि से भाग करके चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कितनी मान या कितना वैल्यू 12,500 को पूर्ण वर्ग बनने से रोक रहा है या कितने की कमी है, आप ये कह सकते हैं। तो भाग विधि से करते तो पीछे से जोड़ा बनाते, तो एक 0 0 का जोड़ा बनेगा, एक 25 का बनेगा और एक 1 का बनेगा। तो आइए भाग विधि से इसको काटते हैं पहले तो 1 से करेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होता है और 1 ही जोड़ेंगे, तो 1 लिखेंगे, 1 का वर्ग 1 होता है, उसके बाद 1 से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, फिर अगला जोड़ा 25 उतार लेंगे और यहाँ पर 1 1 को जोड़ा तो 2 आया। अब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि 2 लिखेंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, जो कि 25 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 के पीछे 1 ही लिखना पड़ेगा, 1 लिखूँगा तो 1 ऐड करूँगा, 1 ऐड करूँगा तो 21 से कम 21 ही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर घटाने के बाद 25 में से 21 चला जाएगा तो 4 बचेगा। अगला जोड़ा 0 का है तो उसको उतार लिया तो हो गया 400, और यहाँ पर 1 1 2 हो गया और ये 2 यानी 22 हो गया। अभी कंडीशन ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसने जोड़ने की बात करी, ध्यान से देखिएगा, इसने बात करी कि 12,500 में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ी जाए, ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसको जोड़ दिया जाए कि 12,500 पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब जोड़ने की बात कहेगा तो आखिरी बार में जब हम ले जाएंगे तो एक बार ज़्यादा ले जाएंगे, एक बार अधिक लेकर के चले जाएंगे कम ले जाने के बजाय। अब 22 है, 22 के पीछे अगर 1 लगाऊंगा तो 221 होगा, 22 के पीछे अगर 1 लगाऊंगा तो हो जाएगा 221, और 221 का 1 से गुणा ही होगा, क्योंकि 1 लिखा तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो 221 ही रह जाएगा, जो कि इससे कम रह जाएगा। लेकिन हमें जब जोड़ने वाली कंडीशन आ जाए तब हमें एक बार अधिक बार ले जाना होता है। तो यानी मैं यहाँ पर ले जाऊँगा 2 बार ले जाऊँगा तो 2 से ही गुणा कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 444। अब 444 आएगा तो इसको घटाएंगे 400 में से तो माइनस का 44 मिल जाएगा, यानी कि माइनस की 44 इतना कम है, माइनस की वैल्यू ये दिखाता है कि इतना कम है 12,500 में पूर्ण वर्ग बनने से। तो मैं क्या करूँगा, 44 ही जोड़ दूंगा 12,500 में, तो बची जो संख्या होगी जो जोड़ने के बाद आएगी वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो इसने पूछा कि जो न्यूनतम संख्या जोड़ी जाएगी उस संख्या के अंकों का योग, तो संख्या कौन सी जोड़ी जाएगी, 44 जोड़ी जाएगी पूर्ण वर्ग बनने के लिए। तो इस 44 के अंकों का योग 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि चौथे विकल्प में, तो चौथा विकल्प हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यह आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर मालूम ही नहीं है कि कैसे करना है तो आप नहीं कर पाएंगे। जब जोड़ने की बात कहे तो एक अधिक बार ले जाएंगे, फिर जितना आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर घटाने की बात करता तो एक बार कम मतलब जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही करते। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यदि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि कोई संख्या अपरिमेय है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल टू 0। तो ये डिफिनीशन तो आपकी परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर की होती, और यहाँ पर इसने क्या बोल दिया, अपरिमेय बोल दिया। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय
तथा कभी अपरिमेय संख्या होती है। आइए इसको चेक करके देखते हैं। जैसे कि मैंने एक अपरिमेय संख्या 2 ले ली, मैंने अपरिमेय संख्या 2 ले ली और उसको मैंने जोड़ा, एक दूसरी अपरिमेय संख्या मान लिया √3 से जोड़ दिया, तो दोनों को जोड़ने पर क्या मिला, √2 और √3। तो √2 और √3 को जो जोड़ा गया तो हमें क्या मिला, √2 + √3 मिला, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। बात तो सही है कि अपरिमेय संख्या मिलेगी अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर। लेकिन अगर मैं इसका अपरिमेय संख्या का रूप बदल दूं, जैसे कि मैंने एक अपरिमेय संख्या ले ली 2 + √2 और दूसरी अपरिमेय संख्या ले ली 2 - √2। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो सॉल्व करने पर देखेंगे कि √2 कट जाएगा और 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब हमने इस रूप में अपरिमेय संख्याएं ली जिसमें 2 पद थे, ऐसी अपरिमेय संख्या ली जिसमें 2 पद थे और उनको मैंने एक साथ जोड़ा तो √2 कट गया और 2 को जोड़ने पर 4 आ गया। तो कभी अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे तो अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, लेकिन कभी कभी आपको अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने पर परिमेय संख्या भी मिल जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट इसने बिल्कुल सही कहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए और डिस्कस करते हैं। तीसरा कह रहा कि किन्हीं 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणन सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। आइए चेक करते हैं। जैसे कि मैंने माना एक अपरिमेय संख्या √2 हो गई और दूसरी भी मैंने √2 ही ले ली। अब दोनों को गुणा करेंगे तो रूट मुक्त हो जाएगा, यानी संख्या √2 से निकल करके केवल 2 बचेगी। तो अभी क्या थी, √2 और √2 दोनों अपरिमेय थी, लेकिन उनका गुणा किया गया तो मुझे क्या मिला, एक परिमेय संख्या मिली। जबकि इसने क्या बोला था, इसने बोला था कि सदैव एक अपरिमेय संख्या होती है। तो सदैव अपरिमेय संख्या कहाँ मिली गुणा करने पर, यहाँ तो परिमेय संख्या मिल गई। तो इस प्रकार से तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। हाँ, हो सकता है जैसे मैं अलग अलग ले लूँ, जैसे कि मैंने पहली अपरिमेय √2 ले ली और दूसरी अपरिमेय मैंने √3 ले ली। अब अगर इन दोनों को गुणा किया जाएगा तो 2 × 3 = 6 आ जाएगा। देखिए अब आपको अपरिमेयों को गुणा करने पर अपरिमेय ही मिली, लेकिन अगर दोनों संख्याएं सेम हो जाएंगी अपरिमेय वाली तो उनको गुणा करेंगे तो हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है। तो सदैव कहना गलत होगा, बाकी मिल दोनों सकती हैं। अगला कहता है कि एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होता है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। आइए देखते हैं कैसे। √2 था, √2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि √2 एक अपरिमेय है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। बात तो सही है कि अपरिमेय संख्या का वर्ग करने पर क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या मिलती है। लेकिन ये कहाँ तक सही है, जब एक अंक की मैंने अपरिमेय संख्या ली तब तो उसके लिए सही हो गई। लेकिन अगर अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या को परिमेय और अपरिमेय को जोड़ने से भी बनती है। अब देखेंगे कि 2 + √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है, जिसमें एक परिमेय है और एक अपरिमेय है। तो अगर अपरिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या के साथ जुड़ जाती है तो वो संख्या भी अपरिमेय हो जाती है। अब इसका वर्ग करके देखते हैं। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा क्योंकि 2ab वाला फार्मूला खुलेगा। तो ये 2 × a × b की जगह पर √2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4 × 2 = 6 हो जाएगा और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 √2 आ गया। तो देखेंगे कि अब फिर क्या मिला, फिर से हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिल गई। तो ये फिर से सदैव नहीं कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या का वर्ग करने पर एक परिमेय ही मिलेगी, परिमेय भी मिल सकती है और अपरिमेय भी मिल सकती है। इस प्रकार चौथा विकल्प भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ये रहा हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब रेनू पैदा हुई तब उसकी माँ 30 वर्ष की थी। अब से 5 वर्ष पहले यदि उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी तो रेनू की वर्तमान आयु वर्षों में बताइए। तो आइए देखते हैं। अगर मैं प्रेजेंट एज, पी से प्रेजेंट एज ऑफ रेनू, पी से प्रेजेंट ऑफ, आर से रेनू, अगर वर्तमान आयु की बात करें रेनू की तो हम मान लेते हैं कि x है। तो अब इसकी मदर, माता की बात कर लें, मदर यानी माता, हिंदी में लिख दिया चलो। अगर इसकी माता की बात करें तो वो अगर अभी जब पैदा हुई तब 30 साल की इसकी माता थी, तो जब रेनू बड़ी होगी तो उसकी माता भी बड़ी हो जाएगी x वर्ष। तो अब माता उसकी हो गई 30 + x। लेकिन 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो माता भी 5 वर्ष छोटी हो जाएंगी और रेनू भी 5 वर्ष छोटी हो जाएंगी। तो मैंने क्या करा, रेनू के उम्र में से 5 घटा दिया क्योंकि 5 वर्ष पहले गए थे, और उसकी माता में से भी 5 घटा दिए। लेकिन अब जो अनुपात दिया हुआ है वो उसने दे रखा है 1/4, क्योंकि
वो एक दूसरे का क्या हो जाता है, एक चौथाई हो जाता है, या यूँ कहो कि मात्रा 4 गुना हो जाती है। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास। तो यहाँ से सॉल्व करने पर देखते हैं क्या मिलता है। 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस 4 पंचे 20। यहाँ पर जोड़ेंगे घटाएंगे तो x प्लस आ जाएगा 25 सॉल्व करने पर। यहाँ पर आएगा x घट करके 3x बचेगा और 20 उधर जा करके 25 में जुड़ेगा तो 45 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू 15 तियाँ 45 होगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी कितनी आई, 15 आई, जो कि किसकी मानी थी आपने, रेनू की वर्तमान उम्र मानी थी, और उसने प्रश्न में भी रेनू की वर्तमान उम्र ही पूछी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका यहाँ भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार का जब प्रश्न आ जाता है तो कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या करें। तो यहाँ पर लिखा गया है कि प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरे से सिरा मिला करके एक पंक्ति में जोड़ा गया है। इस प्रकार प्राप्त ठोस की पृष्ठ को 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च रुपए में क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ पहले, जब घन है, क्योंकि घन जो होता है उसके पूरे 6 फलक होते हैं, और एक फलक का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर होता है, क्योंकि जो घन का फलक होता है वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाता है, तो फलक का भी क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि 6 होते हैं तो 6 स्क्वायर हो जाता है पूरा, लेकिन मैं एक फलक का ए स्क्वायर मान के चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने यहाँ पर 5 घनाकार ब्लॉक बना रखे हैं। अब आप जोड़ेंगे, जब पहले घन को दूसरे घन से जोड़ेंगे तो पहले घन का इधर वाला ये वाला अंदर की ओर सरफेस जो होगा, और दूसरे का लेफ्ट वाला और पहले का राइट वाला, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। चिपक जाने की वजह से इस पहले वाले जो घन है इसका एक सतह तो बंद हो जाएगी, तो इसके पास कितनी बचेंगी, इसके पास बचेंगी 5 सतहें। अब दूसरे वाले की तो इधर भी लेफ्ट वाली भी बंद होगी और राइट वाली भी चिपक जाएगी, क्योंकि ये तो पहले ये वाला 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, ये 1 2 3 जो बीच में घन जुड़े हैं, इन सब के दोनों तरफ के जो सतहें होंगी वो बंद हो जाएंगी, और दोनों सतहें बंद हो जाएंगी तो इसकी 6 में से 2 चली जाएंगी, तो इसके पास केवल 4 सतहें बचेंगी जो हम पेंट कर सकते हैं। तो इन तीनों की 4 सतहें बचेंगी, और जो दोनों बाहर की ओर हैं उसमें एक ही सतह बंद होगी, तो उनके पास 5 हो जाएंगी। तो आइए जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितनी टोटल सतहें बनी। तो 5 5 10 और ये 4 3 12, यानी टोटल सतहें कितनी बनी, 22 बनी। एक सतह का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो 22 सतहों का क्षेत्रफल 22 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया, जो कि 5 ब्लॉक को जोड़ने पर बनी। अब एक को जो पेंट का करने का जो वो है 10 पैसा प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 पैसा है, तो इसको पैसे को मिनट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भाग कर देना होगा 100 से। तो अब ये पैसा बन गया, लेकिन 22 भुजा उसने 10 दे रखी थी, तो ए स्क्वायर मतलब 10 गुणे 10 हो जाएगी, और यहाँ पर 1/10 बचेगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। अभी फिर 10 से 10 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 22 को 10 से गुणा करेंगे तो 220 रुपये आ जाएगा। यानी कि 5 घनाकार ब्लॉकों को अगर सिरे से सिरा जोड़ दिया जाए तो 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर जो पेंट किया जाएगा तो टोटल जो खर्च आएगा वो 220 रुपये आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको अच्छी समझ में ज़रूर आ रहे होंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभिन्न पर्चियों पर 25 से 50 तक की संख्याएं लिखी हैं। एक पर्ची पर एक संख्या लिखी है और उन्हें एक डिब्बे में रख दिया गया है। यादृच्छा यानी रैंडमली डिब्बे में से एक पर्ची निकाली गई। इस पर्ची पर एक अभाज्य संख्या न आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि ऐसी संख्या लाएं जो कि अभाज्य ना हो। तो पहली बात तो यहाँ से 20 से 50 तक देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर्स कितने हैं। तो 25 से 50 तक जाएंगे, 25 से 50 तक, तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, टोटल नंबर हो जाएंगे 26, क्योंकि 25 को अगर छोड़ देते हैं तो इसके बाद 50 तक पहुँचेंगे तो 25 वो हो जाएंगी और एक 25 नंबर की भी हो जाएगी। तो 25 वो होंगी और 25 नंबर स्वयं, यानी टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर तो 26 हो गए, यानी संभावित मान हो गए 26। अब इनमें अभाज्य संख्याएं यानी क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर ना आए। तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं 25 से लेकर 50 तक, ये आपकी 29 हो सकती है, 31 हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। उसके बाद आपकी
37 हो जाएगी, फिर 41 हो जाएगी और ये हो जाएगी 43। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 29, 31, 37 और 41, 43 ये 5 संख्याएं ऐसी हो गई जो कि अभाज्य हो गई। अब अभाज्य नहीं आएंगी तो आप देख सकते कि अभाज्य कौन सी आ सकती हैं। 1 मिनट और देख लेते हैं। 25 से अगर जाते हैं तो 29 मिलती है, 31 मिलती है और फिर 37 हो गई, 41 हो गई, 43 हो गई, तो 5 हो गए। तो अब 5 संख्याएं तो आ नहीं सकती, तो 5 नहीं आ सकती तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी टोटल तो 25 संख्याएं हो गई और ना आएंगी अगर 5 तो बची कितनी? बची तो 21 हैं, तो 21 ही आ सकती हैं। तो ये हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। अगर जिसको नहीं कहा तो वो निकल जाएंगी। हालांकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, देखना पड़ेगा उसको। हाँ, एक संख्या और छूट रही है। 43 के बाद एक संख्या होती है 47, यह भी आपकी प्राइम नंबर्स होती है। तो टोटल नंबर सब कितने हो गए? 6 हो गए। यही गलती हो रही थी। तो टोटल नंबर 6 हो गए। तो अब बच्चे कितने? 26 में से 6 तो निकल गए, वो तो आ नहीं सकते क्योंकि उसने बोला कि ना आने की प्रायिकता। तो 26 नहीं, 26 में से 6 नहीं आ सकते तो कौन कौन से आ सकते हैं? 20 नंबर ऐसे होंगे जो आ सकते हैं। अब 20 आ सकते हैं तो टोटल 26 हैं, 20 आ सकते हैं तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2 से काटेंगे तो 10 और 26 कटेगा 2 से आएगा 13, यानी कि प्रायिकता आ गई 10/13। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। अगर पूछ लेता कि आने की प्रायिकता, तो आने की प्रायिकता तो 6 आ सकती थी, टोटल कितनी थी? 26 थी। तो आने की प्रायिकता अगर पूछ लेता तो 6/26 हो जाता, जो कि 2 से काटते तो 3/13 हो जाती। अब आप देखेंगे 3/13 भी कभी कभी विकल्प में आपको दिखाई देनी पड़ सकती है कि वो भी आपको दी हो विकल्प में। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न हो गया। तो ये थे आपके प्रश्न। अब बारी आपकी है कि अगर ये क्लास, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको आपको लाइक कर देना है और अपने मित्रों के साथ शेयर कर देना है। और अगर सीटेट की प्रिपरेशन के लिए हमसे जुड़ना चाहते हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम आपके इस तैयारी में थोड़ा बहुत योगदान ज़रूर दे सकें। तो इस क्लास से, इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।